मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, लगभग आप लोगों को 10 दिन से आप लोगों को कोई भी वीडियो इस चैनल पे देखने को नहीं मिल रही होगी, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बच पाता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मुझे वीडियो बनाना ही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का टॉप 10 क्वेश्चन जो मार्केट में आया है उसका क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके साथ सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ में आंसर भी देखेंगे, तो आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए। हिंदी 100 मार्क्स की पार्ट 2 ओके, सेशन 2019 से 2022 की पार्ट 2 की पूरी तैयारी आप लोगों को इस चैनल पे कराई जाएगी। तो चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं में से 3 प्रश्नों के उत्तर दें। आप लोगों को 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। एग्जामिनेशन में आप लोग 3 क्वेश्चन ही का आंसर दीजिएगा। आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, एक वीडियो ऐसा प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के जरिए बताऊंगी क्या कैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। वो बात की बात है, इसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन भी सॉल्यूशन देखेंगे। बस किसके लिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 के लिए। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, संवदिया अथवा मुक्तिधन शीर्षक कहानी की समीक्षा कीजिए। तो आप लोग संवदिया पे भी लिख सकते हैं या फिर मुक्तिधन पे। तो चलिए हम लोग पहले संवदिया देखते हैं, फिर हम लोग मुक्तिधन देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में क्या देखेंगे, संवदिया जो शीर्षक है ना उसका पूरा सारांश देखेंगे और उस कहानी में क्या है सारा कुछ देखेंगे। आप लोग को संवदिया या मुक्तिधन दोनों में से कोई एक ही लिखना होगा, लेकिन हम लोग दोनों पढ़ लेते हैं। आज के वीडियो में आप लोगों को सिर्फ संवदिया ही पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखिए पहले कहानी परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु लिखित संवदिया एक भावपूर्ण करुण कहानी है, जिसमें एक संभ्रांत कुल की विधवा बेसहारा स्त्री के अभावग्रस्त जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण यथार्थ के धरातल पर भावना के रंगों से किया गया है। तो इस कहानी में संवदिया जो कहानी है इसमें क्या बताया गया हुआ है, एक बेसहारा स्त्री के जीवन की दयनीय जीवन का जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में बताया गया है इस कहानी में। यह मुख्यतः एक भाव प्रधान कहानी है, एक अभावग्रस्त असहाय नारी के जीवन के कड़वे यथार्थ की कहानी होकर भी कहानी में आदि से अंत तक तरल भावुकता का प्रवाह गतिशील है। कहानी का मुख्य भाव मानवीय संवेदना से संस्पृष्ट है। चलिए अब इसका सारांश देखते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हैं संवदिया और हरगोविंद। ओके, इस कहानी में जो मुख्य पात्र है ना, जिसके कहानी के जिसके इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमती है, वो मुख्य पात्र है संवदिया और हरगोविंद। कथागत घटनाओं के मूल में है बड़ी बहुरिया। ओके, इसमें एक बड़ी बहुरिया है। बड़ी बहुरिया बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया है। एक समय बड़ी हवेली की गांव में अपनी शान थी, अब वह शान नहीं रही। घंटे भर की बीमारी में बड़ी बहुरिया के पति काल के गाल में चले गए। तो जो बड़ी बहुरिया है ना उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ओके, घंटा भर को एक बीमारी होता है जिसमें घंटा भर में ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है। पति काल के गाल में चले गए, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तब शेष 3 भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। ओके, बड़ी बहुरिया जो है उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो भी भाई है वो अपने अपने ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं। इस बंटवारे में असहाय बड़ी बहुरिया के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। उसके बदन पर से जेवर उतारकर बांट लिए गए। उसकी बनारसी साड़ी को देखिए क्या है, उसकी बनारसी साड़ी को 3 टुकड़ों में फाड़कर बांट लिया गया। भाइयों की आपस की लड़ाई का फायदा उठाते हुए रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल कर लिया। संपत्ति बिखर गई। बड़ी बहुरिया के तीनों देवर शहर में रहने लगे। गांव में बच गई सिर्फ बड़ी बहुरिया, अकेली असहाय। शहर वाले उसके देवर धान की कटाई के समय गांव आते और कर्ज उधार की ढेरी लगाकर चावल चूड़ा हिस्सा लगाकर शहर लिए चले जाते। वे आम के मौसम में गांव आते, कच्चे पके आम बोरियों में कसकर शहर लिए चले जाते। घाटे में सदा रहती बेचारी बड़ी बहुरिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि खाने को घर में अन्न भी नहीं रह जाता था। एक नौकर था, वह भी भाग गया। दरवाजे पर एक गाय थी जो
खूंट से बंधी हुई चारे पानी को तरसती रहती थी। उसे देखने को कोई न था। बड़ी बहुरिया को जीवन निर्वाह के लिए मोदी आइन से खाद्य सामग्री उधार लेनी पड़ती थी। कितनी ही बार उसे बथुआ का साग उबालकर उसी से पेट भरना पड़ता था। जिस बड़ी बहुरिया के हाथों में केवल मेहंदी लगाकर कभी गांव की नाइन अपने परिवार भर का भरण पोषण करती थी, वही बड़ी बहुरिया अब अपने हाथों में सूप लेकर अनाज साफ करती थी। वह हर तरह से बेसहारा और दिनहीन हो चुकी थी। एक दिन बड़ी बहुरिया अपनी दुखद स्थिति लेकर अधीर हो उठी। उसने हरगोविंद समदिया को बुलवाया और उसे एक संवाद लेकर अपनी माँ के पास जाने को कहा। जिस समय हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पास पहुंचा, उस समय गांव की एक मोदियाइन उधार चुकता न होने के कारण बड़ी बहुरिया पर विष वाक्य की वर्षा कर रही थी। मोदियाइन के चले जाने पर बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को अपनी माँ के नाम संवाद दिया। माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग को खाकर कब तक जीऊँ? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद समदिया बड़ी बहुरिया की करुण स्थिति को भांपकर करुण हो उठा। उसने बड़ी बहुरिया से राह खर्च भी नहीं लिया। उसी दिन 10 बजे की गाड़ी से वो बड़ी बहुरिया के मायके के लिए चल पड़ा। जब थाना बिहपुर स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर बड़ी बहुरिया के मायके के घर पहुंचने के लिए उसने पगडंडी का रास्ता पकड़ा तो उसके पाँव में गति नहीं रह गई। उसका मन भारी होने लगा। वह सोचने लगा, बड़ी बहुरिया की माँ को वह बड़ी बहुरिया का दुख भरा संवाद कैसे सुना पाएगा? लोग उसके गांव को कितना कोसेंगे? बड़ी बहुरिया की दारुण स्थिति के बारे में सुनकर बड़ी बहुरिया के गांव घर वाले क्या कहेंगे? हरगोविंद किसी तरह बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचा। हवेली के भीतर बुलाहट हुई। बड़ी बहुरिया की माँ ने जब पूछा कि कोई संवाद भी है तो हरगोविंद सकते में पड़ गया। वह झूठ बोल गया कि कोई संवाद नहीं है, वह तो सिरसिया गांव आया था, वहीं से इन लोगों के दर्शन करने आ गया। कुशल क्षेम पूछे जाने पर उसने बड़ी बहुरिया की अच्छी स्थिति में होने की बात कही। उसने बड़ी बहुरिया के गांव की लक्ष्मी बताया। हरगोविंद के सामने जब जलपान की थाली आई तो उसे भूखी प्यासी बड़ी बहुरिया की याद आ गई। रात में जब भोजन की विविध खाद्य पदार्थों से भरी थाल हरगोविंद के सामने पड़ी तो उस समय भी उसके आंखों के सामने बथुआ का साग उबालकर खा रही बड़ी बहुरिया का चित्र नाचने लगा। उसका जी भारी हो गया। उससे खाया न गया। वह रात भर स्वयं को कोसता रहा कि उसने बड़ी बहुरिया की माँ को उसका संवाद अक्षरशः क्यों न सुना दिया। अगले दिन बड़ी बहुरिया का संवाद उसकी माता जी को वह निश्चय ही सुना देगा। उसने निश्चय किया, किंतु अगले दिन भी वह चूक गया। बड़ी बहुरिया का संवाद उसे कहा न गया। उसने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। बड़ी बहुरिया की माँ ने उसे एक आध दिन रहने को कहा, पर वह रहने को तैयार नहीं हुआ। उसने बड़ी बहुरिया की माँ को दिलासा दी कि वह दशहरे में बड़ी बहुरिया के साथ फिर आएगा। बड़ी बहुरिया की माँ ने बेटी के लिए सौगात के रूप में बासमती धान का थोड़ा सा चूड़ा दिया। राह खर्च के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि उसे किसी बात की कमी नहीं है। लौटने के क्रम में स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद थोड़ा चिंतित हुआ। उसके पास रेलगाड़ी के टिकट के लिए पूरे पैसे न थे। अपनी जेब के पैसे से वह केवल कटिहार तक जा सकता था। कटिहार स्टेशन पर उतरकर उसने 20 कोस की दूरी पैदल ही चलकर तय करने का निश्चय किया। वह पैदल ही चलने लगा। 10 कोस की दूरी उसने लगातार चलते हुए तय की। भूख लगी तो बासमती धान के चूड़ा की सुगंध नाक में समाने लगी, किंतु वह तो सौगात थी बड़ी बहुरिया के लिए। उसने पेट भर पानी पी लिया और फिर चलने लगा। उसके पैर लड़खड़ाते रहे पर चलता रहा। 18 कोस की दूरी तय कर लेने पर उसे अपने गांव जलागढ़ के स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ने लगा। उसने दृष्टिपथ पर में बड़ी बहुरिया की डबडबाई आंखें पसरी हुई थी। उसे चिंता थी कि वह बड़ी बहुरिया को उसके संवाद के बारे में क्या कहेगा। फिर भी वह गांव जल्दी ही पहुंचने को उद्यत था। चलते चलते भूखा प्यासा हरगोविंद बड़ी बहुरिया की यातना की अनुभूति से क्लांत होकर बेहोश हो गया। जब उसे होश हुआ तो उसने पाया कि बड़ी बहुरिया उसे घूट घूट कर दूध पिला रही है। होश आते ही उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। वह बड़ी बहुरिया का समाद उसकी माँ तक नहीं पहुँचा सका। उसने स्वयं को बड़ी बहुरिया का बेटा का उसे वचन दिया कि अब
वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। अब बड़ी बहुरिया का सारा काम हुआ करेगा। बड़ी बहुरिया सारे गांव की माँ है। उसने बड़ी बहुरिया से अनुनय किया है कि वह गांव छोड़कर नहीं जाए। बड़ी बहुरिया हरगोविंद के लिए दूध में एक मुट्ठी बासमती चूरा डालकर उसे मसलने लगी। वह स्वयं ही पश्चाताप कर रही थी कि उसने अपनी माँ को अपने बारे में वैसा दुखद समाद क्यों भेज दिया था। तो ये आप लोग जो भी समझिया जो कहानी है ना, वो आप लोग उसका पूरा सारांश जान लिए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिकली इस कहानी में होता क्या है। तो इस कहानी में एक औरत रहती है जिसकी पति की मृत्यु हो जाती है, और उस पति की मृत्यु हो जाने के बाद तीनों भाइयों ने उसके जितने भी ज़मीन थे, उसके जो भी बनारसी साड़ी था, जो भी गहना था, सभी के सभी बंटवारा कर लेते हैं और अपना अपना सामान लेके वो लोग विदेश चले जाते हैं, मतलब शहर में रहने चले जाते हैं। और गांव में कभी कभी आते हैं, तो जब भी आते हैं तो कभी आम ले जाते हैं, कभी अनाज वगैरह अपना आकर ले जाते हैं। और जो बड़ी बहुरिया थी जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, उसको साग जो था ना वो उबाल कर खाना पड़ रहा था। तो वो अपनी माँ के पास एक हरगोविंद के द्वारा वो अपना चिट्ठी पहुँचवाती है, जिसमें बताती है कि इसे ये सब कांड मतलब कि ऐसा ऐसा उनका स्थिति है, कम से बुला लिया जाए। वो भाई भाभी की अपनी नौकर बन के भी रह लेगी, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रह सकेगी क्योंकि साग उबाल कर ज़्यादा दिन नहीं खा सकती। लेकिन जब हरगोविंद उसे कहने के लिए उसकी बड़ी माँ के पास पहुँचता है, उसकी माँ के पास, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसमें तो उसकी गांव की शिकायत होगी। तो फिर वो नहीं कह पाता है, कहने की इच्छा तो करता है लेकिन नहीं कह पाता है। फिर वो रिटर्न पैदल आता है, ओके, और 18 कोस की दूरी तय करके लगभग वो घर आता है। और फिर जब देखता है तो आप लोग पूरा कहानी तो सुने ही है, तो आप लोग को आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो समधिया के बारे में है, कहानी कला की दृष्टि से समधिया की समीक्षा करें, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का जो उद्देश्य है ना, देखिए जैसे अगर टॉप 10 क्वेश्चन में समधिया के बारे में दिया हुआ है तो हम लोग समधिया के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, ओके। इसका कहानी, इसका सारांश तो जान लिए, अब इसका समीक्षा देख लीजिए, ओके। कहानी कला की और भी कोई भी समधिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में पूरा समधिया ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ओके। एक ही वीडियो में सारा कुछ खिचड़ी नहीं पकानी है हम लोगों को। कहानी कला की दृष्टि से समधिया की समीक्षा करें। देखिए इससे पिछला जो क्वेश्चन मैं कहानी का सारांश बताई, बस इसका उद्देश्य इतना ही था कि आप लोग समझ पाए आखिर इस कहानी में क्या है। लेकिन जो असली क्वेश्चन है टॉप 10 क्वेश्चन में वो यही था कि समधिया कहानी की समीक्षा करें। तो चलिए इसकी समीक्षा कर लेते हैं। कहानी कला की दृष्टि से समधिया की समीक्षा करें तो यह कहानी आरंभ से अंत तक मानव हृदय के भावात्मक उद्गारों से उच्छ्वासित है। भावनाओं का आलोड़न इतने सुंदर रूप में चित्रित हुआ दिखता है कि पाठक का हृदय करुण भावों से भर जाता है। कहानी की विषय वस्तु का आधार है बड़ी बहुरिया के अभावग्रस्त जीवन की यातना, उसके प्रति उसके देवरों द्वारा किए गए अत्याचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई त्रासदी। बड़ी बहुरिया का जीवन अभावग्रस्त असहाय जीवन अब उसके लिए अर्थहीन हो चुका है। वह जलालगढ़ गांव में अब नहीं रहना चाहती। भावावेग में वह हरगोविंद को संवाद देकर अपनी माँ के पास भेजती है कि उसकी माँ उसे अपने घर बुला ले। बड़ी बहुरिया का यह संवाद ही समधिया कथा के मूल विस्तार और अंत का आधारभूत तत्व है। बड़ी बहुरिया जिस समय यह संवाद हरगोविंद को ले जाने को कहती है, उसी समय उसके जीवन दशा का पूरा परिचय हमें मिल जाता है। हमारा हृदय उसके प्रति करुणा से भर उठता है। बड़ी बहुरिया के बारे में विशेष जानकारी हमें मिलती है। हरगोविंद के आत्मसंलाप से बड़ी बहुरिया की आज की दशा देखकर वह इस दशा के उत्पन्न होने के कारणों की जब याद करता है तो हमें बड़ी बहुरिया के अतीत के बारे में अनेक बातें जानने को मिलती है। कहानी की सारी कशिश बड़ी बहुरिया के संवाद के संप्रेषण में भरी है। हरगोविंद की समस्या यह है कि वह बड़ी बहुरिया की माँ को उसका अत्यंत दुखद संवाद कैसे सुनाए। यह संवाद बड़ी बहुरिया की, उसके परिवार की और पूरे जलालगढ़ गांव की प्रतिष्ठा और छवि को धूमिल करेगा। हरगोविंद की यह सोच उसके वैचारिक बड़प्पन का परिचायक है, उसके भावात्मक गहनता का घोतक है। बड़ी बहुरिया को वह गांव की लक्ष्मी समझता है। इस लक्ष्मी के गांव छोड़कर चले जाने से गांव का अपमान होगा, गांव कलंकित होगा। वह बड़ी बहुरिया का दुर्दिन देखकर हतप्रभ है, फिर भी उसका संवाद उसकी माँ को कहने में वह हिचक जाता है। बड़ी बहुरिया का संवाद लेकर उसके मायके के लिए प्रस्थान करने के समय से लेकर जलालगढ़ लौट आने तक वह बड़ी बहुरिया के बारे में ही सोचता रहता है। बड़ी बहुरिया का संवाद आरंभ से अंत तक उसे उद्वेलित करता रहता है। वातावरण, इस कहानी का वातावरण करुण रस से भींगा सा है। बड़ी बहुरिया जिस समय हरगोविंद को अपना संवाद कहती है उसी समय से हमारे मनोलोक में
करुण रस संचरित होने लगता है। हरगोविंद आरंभ से अंत तक अपनी यात्रा में करुण भावों से अभिभूत रहता है। कहानी के अंत तक कहानी के पात्रों द्वारा करुण वातावरण का सृजन होता रहता है। यह एक भाव प्रधान कहानी है जिसके वातावरण में सर्वत्र करुण कोमल भावनाएं तरंगित होती दिखती है। कथोपकन। कहानी का कथोपकन बड़ा मार्मिक है। बड़ी बहुरिया के संवाद, हरगोविंद के संवाद, बड़ी बहुरिया के माँ के संवाद सभी अत्यंत स्वाभाविक, प्रासंगिक एवं हृदय स्पर्शी लगते हैं। पात्रों के संवादों में कहीं कृत्रिमता नहीं दिखती। हर पात्र बोलते समय हमारी आंखों के सामने दृष्टिगत होता है। पात्रों के संवाद हमारे दृष्टिपटल पर उनके चित्र उकेर देते हैं। पात्रों के मनोगत भावों की अभिव्यक्ति इतनी कुशलतापूर्वक रेणु जी ने की है कि हम सहज ही उनके मन हृदय से जुड़ जाते हैं। हास्य व्यंग्य। कहानी में हास्य के पुट भी है, परंतु एक स्थल पर। बड़ी बहुरिया के आंगन से बैठी मोदियाइन उधार न चुकता करने के कारण बड़ी बहुरिया को जलील कर रही है। इसी समय वहां हरगोविंद पहुंच जाता है। वातावरण के तनाव को दूर करने के लिए हरगोविंद उससे ऐसा मजाक करता है कि वह बरबराती हुई वहां से चल पड़ती है। भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली सहज, सुंदर, सतत प्रभावन और अत्यंत रोचक है। रेणु जी का कथा जगत आंचलिक परिवेश से जुड़ा है, इसलिए उनकी कथा की भाषा में आंचलिक शब्दों का प्रयोग सुंदर, सटीक और कर्णप्रिय लगता है। रेणु जी की भाषा उनकी कथा वस्तु के परिवेश और पात्रों की भूमिका के सर्वथा अनुकूल होती है। उनकी भाषा को आंचलिक शब्दों के आभूषण एक विशेष श्रृंगार प्रदान करते हैं। उनकी शैली बड़ी सम्मोहक लगती है। शीर्षक के सार्थकता। कहानी का शीर्षक संवदिया हरगोविंद संवदिया की भूमिका को ध्यान में रखकर चुना गया है। संवदिया कहानी का आधारभूत धरातल तो है बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया की जीवन यातना, परंतु यह यातना मुखरित होती है हरगोविंद के मनोभावों के धरातल पर। एक तरह से बड़ी बहुरिया की व्यथा कथा का उद्गाता हरगोविंद संवदिया ही है। कथा का विस्तार एक संवदिया के रूप में उसकी यात्रा के दरमियान ही होता है और कथा का अंत उसके भावपूर्ण उद्गारों के साथ होता है। ग्रामीण धरती पर कृषि संस्कृति में जीने वाले प्राणियों की कथा है संवदिया। संवाद संवाह को आंचलिक बोली में संवदिया कहा जाता है, इसलिए रेणु जी ने कहानी के शीर्षक कथानक के लिए इस आंचलिक शब्द का चयन किया है। कहानी का यह शीर्षक कथानक के अनुरूप तो ही है, अपनी ध्वनि में महक और मिठास के लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का टॉप 10 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 था संवदिया कहानी की समीक्षा करें, ये हम लोग देख चुके हैं और इसका पूरा आप लोग को मैं सारांश भी बताई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट कीजिए और आप लोगों को ये वीडियो डेली मिलेगी हिंदी 100 मार्क्स पार्ट 2 के लिए। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग को एक दिन में 3-4 वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी जैसे ही आप लोग के एग्जामिनेशन डेट आएगा ही। ओके, ये जो कथा पचक कहानी जो है ना, उसमें ये आप लोग को संवदिया के बारे में पढ़ना था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये संवदिया कहानी कैसा लगा। ओके, बाय।